जितने पैसे आप लोगों ने, वो मदारी वाली बात होती है ना, वो वापस, ठीक है। मोहसिन साहब केमिस्ट्री वाले क्वांटम से डरते हैं, उनके ख्याल में ये साई पता नहीं है किस चीज का नाम है, किस बला का नाम। और ये मैं बता दूं कि फिजिक्स में भी यही है, हमें उसके कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता, डेरिवेशन वेरिएशन तो कर लेते हैं, लेकिन हमें उसके कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता होता। अब ये जो कैंपेन हमने शुरू किया है, उसकी एक वजह यह है कि क्वांटम की थोड़ी बहुत समझ, किताब से मोहब्बत, नकल का रोकथाम और लोगों का अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, पढ़ाई की तरफ लोगों को इंस्पायर करना, ये सारे हमारे ये जो जद्दोजहद है इसका हिस्सा है। तो ये हनीफ साहब है या बख्तमीन है या सुनीला है या हयात साहब है, ये सारे मेरे क्वांटम के शागिर्द। पढ़ाता रहा हूँ बड़ी अरसे से और एक अटैचमेंट है। आप, मैं ये भी बता दूं, मैं कभी दावा नहीं करूंगा कि मुझे क्वांटम मैकेनिक्स आती है, लेकिन मैं ये बात करता हूं कि मुझे एहसास है, क्योंकि पिछले दिनों एक बंदे ने एक मैसेज किया, एक ग्रुप, एक डिपार्टमेंट की हेड थी कि आप लोग क्वांटम को क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान ने कौन सा तीर मारा। उस ग्रुप में हनीफ साहब आते हैं, ये पेशावर यूनिवर्सिटी का के हेड का स्टेटमेंट था। तो उसमें मैंने एक बात की, मैंने कहा कि हम तो इसलिए काम कर रहे हैं कि हमने कोई तीर मारा नहीं है, हमसे पहले किसी ने तीर नहीं मारा, तो क्या आने वाले भी कोई तीर ना मारे। तीर को लोग तभी मारेंगे जब आप उस पर काम करोगे, उसको डिस्कस करोगे, उसमें लोगों को इन्वॉल्व करोगे, लोगों को ये बताओगे कि इस वक्त क्वांटम जो है वर्ल्ड वाइड उसका डिमांड है, अपॉर्चुनिटीज है क्वांटम की, आप अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाए, ये मौका है। मेरा यही काम है उस्ताद का, और क्या काम। जब ये इन्वॉल्व होंगे अपॉर्चुनिटीज, कोई अमेरिका जाएगा, कोई यूरोप जाएगा, कोई इधर काम करेगा। डॉक्टर साहब को तो मैंने देख ली, बेटे शुक्र है कोई बुरी बात नहीं की। तो ये जो मैं पहले से कह रहा था कि इधर जो भी बंदा मैं देखता हूँ तो कोई ना कोई कहानी मुझे याद आ जाती। तो डॉक्टर साहब और मैं हमेशा सजी काते थे करते। अच्छा, अब मैं आता हूं टॉपिक की तरफ कि एक हम में से कोई ये दावा करे, कोई और कर सकता है, कम से कम मैं नहीं कर सकता। मैं उम्र के उस एज में हूं कि मेरा लर्निंग का वो लेवल तो नहीं रहता, लेकिन देखें कि जवानों की उम्र है लर्निंग की, उनको हमने इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है, सपोर्ट करना है कि वो सीखे और आगे जाए। अब मैं आता हूं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक के बारे में मैं ये बता दूं कि क्वांटम मैकेनिक्स में मोहसिन साहब तीन चीजें हैं। अगर किसी को क्वांटम मैकेनिक्स में ये तीन चीजें समझ आई तो क्वांटम मैकेनिक्स उसको समझ आ गई। उसमें एक कुछ बेहतर होगा। तो मोहसिन साहब उसमें पहला एक चीज है, उसको हम कहते हैं ऑपरेटर। उसको क्या कहते हैं? दूसरे को हम कहते हैं वेव फंक्शन, और तीसरे को हम कहते हैं आइगन वैल्यू। अगर किसी को ये तीनों चीजें समझ आ गई, इसको क्वांटम मैकेनिक्स समझ। तो फिर वही बात, अगर समझा नहीं सका तो पैसे वापस।
और शुरू करोगे मैं डॉक्टर साहब से, क्योंकि इसके लिए एक मॉडल को मैं डिस्कस करूंगा, पेशेंट मॉडल। आमतौर पर क्वांटम मैकेनिक्स का कोई एनालॉजी नहीं है क्लासिकल में, तो जब आपके पास कोई क्लासिकल में एनालॉजी नहीं हो तो उसका फिर समझ नहीं आता है। इधर आपने कहानी बना ली, उसको रिलेट कर दिया क्लासिकल एग्जाम्पल के साथ। तो मेरा एक स्टूडेंट है, उसकी कहानी मैं अक्सर सुनाता भी हूँ और लोग उसको बड़ा एंजॉय भी करते हैं। उसने अभी रिसेंटली PhD की है, उसका उमर हयात नाम। तो कहता कि मेरा भाई बीमार था, उसके पैर का जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हो गया। तो चंदरा में एक वानी है, वो हड्डियों को ठीक करता है। आप लोगों में अल्लाह ना करे कि किसी का एक्सपीरियंस हो जो हड्डियों को ठीक करने वाले हैं, अफगानी जिस तरह का ठीक करते हैं। तो वो कहता है कि हम गए, मेरे भाई से पहले और बंदी की बारी थी, और वो कहता है कि जब दूसरी बंदी की बारी थी तो वो जो बंदा है उसने उसके पैर को जिस तरह से पकड़ा है और जोर लगाया है, वो कहते हैं कि वो बंदा इतना चीखा है, वो चिल्लाया। मैं सोच रहा था कि मेरे भाई का क्या हो, लेकिन फिर भी वो कह रहा था कि अब लाया हो तो इलाज तो करना है। आखिर में ये जो हकीम टाइप के लोग होते हैं तो उनके पास पट्टी मट्टी नहीं होती, फिर वो तख्ता लेके उस पर बांध देते, एक तख्ता ऊपर लगा देते और एक तख्ता, और फिर रस्सी से। तो कहता है कि मेरे भाई की बारी आ गई, तो भाई को तो उसने बड़े जोर लगाया, लेकिन भाई चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं। कहता है कि मैं बड़ा मुतासिर हूँ। उसने रस्सी भी लगा दी, उसको रस्सी से बांधा, तख्ते मख्ते बांध दिए। वो कहते वापस चलने लगे, तो उससे मैंने पूछा, यार तुम तो बड़े तकड़े हो। वो कहता है कि मेरे भाई ने मुझे कहा कि मैंने तो सीधे ओटीक वाला पैर आगे किया। डॉक्टर साहब कहते हैं ये तो मैं तो आज मर जाता इधर। तो एक तो ऐसा डॉक्टर होता है और एक हमारे डॉक्टर साहब के तरह का होता है। इसके पास अगर आप जाते हैं तो ये पहले आपका पेशेंट का सबसे पहले काम क्या करते हैं, थर्मामीटर लेके उसके टेम्परेचर को चेक करते हैं, बीपी सेट उठा के उसके ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है, उसके हाइट को चेक किया जाता है, उसके वेट को। डॉक्टर साहब ऐसा होता है ना, एक कागज पर लिखते भी है। ये सारा क्वांटम मैकेनिक्स। अब देखिए एक बंदा है, उस एक बंदे के टेम्परेचर निकालने के लिए वो एक इंस्ट्रूमेंट यूज करता है। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। जो वैल्यू उसके साथ आ जाती है उसको लिखा जाता है। अब अगर मैं कहूं, अगर मैं ये थर्मामीटर को इंस्ट्रूमेंट की बजाय ऑपरेटर कहूं और पेशेंट को मैं वो फंक्शन कहूं, तो जो टेम्परेचर का नंबर उसने लिखा है उसको फिर हम क्या कहेंगे, आइदर वैल्यू कहेंगे। कहेंगे नहीं कहेंगे? डॉक्टर साहब समझ आई कि नहीं है? ये कहानी यहां तक समझ आ गई। अब पेशेंट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, थर्मामीटर। और थर्मामीटर का जो वैल्यू 100 आया, 100 डिग्री सेल्सियस, उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू कहते हैं। अगर इसको ऑपरेटर कहो थर्मामीटर को, उसको आइगन वैल्यू कहो, तो पेशेंट क्या हो गया,
वेव फंक्शन हुआ या नहीं हुआ? अब ये पेशेंट जो है इसका टेम्परेचर भी मैं मेजर कर सकता हूं, लेकिन उसका बीपी भी चेक कर सकता हूं। तो जब मैं बीपी उसका चेक करना चाहूं तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटर मैं यूज करूंगा? बीपी का ऑपरेटर यूज करूंगा। बीपी का मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के बीपी सेट को हमने क्या कहा? बीपी का सेट की बजाय उसको हमने ऑपरेटर कह दिया। पेशेंट को हमने क्या कह दिया? उसको वेव फंक्शन कह दिया। और उसकी वैल्यू को क्या कहा? इसी तरह से उसका हाइट अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो हाइट के लिए फिर क्या करेंगे? हाइट का ऑपरेटर यूज करेंगे। जो वैल्यू आएगी उसको क्या कहेंगे? ऐसे क्वांटम मैकेनिक्स मुश्किल है ना? मुश्किल है? मुश्किल है या बहुत मुश्किल है? अच्छा ये मुझे बता दे, ऑपरेटर मुश्किल है? अब बता दे वेव फंक्शन का अंदाजा हुआ या नहीं हुआ? और इसके साथ आइगन वैल्यू का ये केमिस्ट्री वाले प्लीज ये बीसी साहब को जब पारे होंगे तो बात करेंगे। मैं देखें कि मोहसिन साहब हमें आपके अटेंशन की जरूरत है, क्योंकि ये जो हमारा टोटल जो कोशिश है इसमें हम केमिस्ट्री वालों को भी अपने साथ साथ इन्वॉल्व करना चाहते हैं। अब आते हैं केमिस्ट्री वाले कहते हैं कि इसको मैं नहीं मानता। केमिस्ट्री वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये तो क्लासिकल सिस्टम है, ये तो क्वांटम है ही नहीं। क्लासिकल सिस्टम को लेके आप लोग इसको ऑपरेटर कहते हैं और इसको, ये गलत है। ये क्या है? हम कहते हैं कि बस आप नाराज होते हैं तो हम क्वांटम सिस्टम लेते हैं, हाइड्रोजन एटम को लेते हैं। किस चीज को लेते हैं? हाइड्रोजन एटम क्वांटम है या नहीं है? क्वांटम सिस्टम है ना। अब मैं हाइड्रोजन एटम को ले लेता हूं, क्वांटम सिस्टम को मैंने ले लिया। सबसे पहले हाइड्रोजन का उसका मैं बीमार बनाता हूं। उसके जो बीमार का अंडरस्टैंडिंग है उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं? उसका वेव फंक्शन बनाते हैं। बीमार क्या था? वेव फंक्शन था या नहीं था? हाइड्रोजन का हमें पता है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान पोटेंशियल, सारी चीजों को मिला के मैं उसका वेव फंक्शन बनाता हूं। बात क्लियर? बीमार बन गया या नहीं बना? पेशेंट बन गया ना। अब हम कहते हैं कि यार पेशेंट तो बन गया, लेकिन अब इसका करेंगे क्या? तो उससे कुछ तो हमने निकालना है ना। निकालने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। तो उसको सबसे पहले मैं एनर्जी का ऑपरेटर अप्लाई करता हूं। सबसे पहले किस चीज का ऑपरेटर अप्लाई करता हूं? जब मैं एनर्जी का ऑपरेटर अप्लाई करता हूं तो मेरे पास एनर्जी की वैल्यू आती है नहीं आती? उसको क्या कहते हैं? आइगन वैल्यू कहते हैं। केमिस्ट्री वाले उसको आइगन वैल्यू नहीं कहते। केमिस्ट्री वाले कहते हैं कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन, उस पर एनर्जी का ऑपरेटर अप्लाई किया। पेशेंट पर हमने ये बात की थी कि ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद तो जो वैल्यू आती है उसको आइगन वैल्यू कहते हैं। इधर जब हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शन पर हमने क्या अप्लाई किया? एनर्जी का ऑपरेटर अप्लाई किया। तो हमारे पास केमिस्ट्री वाले कहते हैं कि हम इसको एनर्जी की आइगन वैल्यू नहीं कहते हैं, हम इसको प्रिंसिपल, क्योंकि एनर्जी आती ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। हम तो सारी एनर्जी की बात करते हैं। केमिस्ट्री
वाले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं, उसी से आप फिर एनर्जी निकाल सकते। एक ही बात, कोई फर्क तो नहीं है, मसला हल नहीं होगा। केमिस्ट्री वाले कहते हैं कि ये तो देखिए हमारे पास तो 4 क्वांटम नंबर है, ये तो एक आ गया, बाकी किधर से आए बाकी। तो उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन एटम को, उस पेशेंट को क्या अप्लाई करते हैं, एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। जब उसको एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर आ गया। कौन सा क्वांटम नंबर आ गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके बाद देखिए हमने तो वेव फंक्शन तो बना लिया है, तो उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, हम मैग्नेटिक का ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। जब मैं मैग्नेटिक का ऑपरेटर अप्लाई करूंगा तो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ गया, और आखिर में उसको क्या करेंगे, स्पिन का ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। आप लोग मुझे बता दें कि क्वांटम मैकेनिक्स शुरू से लेकर आखिर तक, नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की मैं बात करता हूं, परटर्बेशन को निकाल और कुछ रहते हैं उसमें, ऑपरेटर के गिर्द घूम रहे होते हैं या नहीं घूम रहे होते, वह फंक्शन के पीछे घूम रहे होते या नहीं घूम रहे होते, और आखिर में उनको अप्लाई करते हैं। आखिर में हमारा टारगेट क्या होता है, तो हाइड्रोजन एटम को सॉल्व करना। और हाइड्रोजन एटम को जब हम सॉल्व करते हैं तो मुझे याद पड़ता है, इधर ये सारे लोग बैठे, सारे फिजिक्स के सीनियर लोग बैठे हैं। आखिर में हम लोग कहते थे कि hence it is proved that x psi is equal to, कोई पता ही नहीं होता था कि what does it mean, क्यों हमने किया ये। इतने पूरी किताब को जो मैंने पढ़ा उसका नतीजा क्या निकला। आज मेरे ख्याल में थोड़ी देर में सारे क्वांटम मैकेनिक्स की जितनी भी कहानियां थी, अब अनीब साहब कहेंगे कि यार एक चीज को आपने डिस्कस नहीं की, और वो एक चीज है कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन। कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट आता है उसको, आपके पास वेव फंक्शन है ना, आपके पास डाइस है, आपने डाइस को फेंका, डाइस के कितने स्टेट्स, 6 स्टेट्स। जब आपने डाइस को फेंका, हवा में है, तो हम कह सकते हैं कि इसका एक आएगा, नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 और 6 सारे आ सकते हैं। अब इस देखो ये बड़ा सिंपल सा है कि हमारे पास जब डाइस को हम फेंकते हैं, डाइस हवा में है, हमारे पास 6 स्टेट्स है, तो इसका जो मैं फंक्शन मैं बनाऊंगा वो 6 स्टेट का लीनियर सुपरपोजिशन होगा। 6 स्टेट्स का लीनियर सुपरपोजिशन होगा। तो इसलिए हम कहते हैं साई इज इक्वल टू C1 साई1 प्लस C2 साई2 प्लस C3 साई3 प्लस C4 साई4 C5 साई5 एंड C6 साई1 1 साई2 2 एंड सो ऑन। आसान हुआ नहीं हुआ? अब तो मेरे ख्याल में मेरे लिए कोई मसला